तो फिल्म की शुरुआत में हमें सैटर्न से मिलवाया जाता है। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके मॉम डैड उसे स्कूल से पिक करने आए थे और ये लोग आज का सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने वाले थे। हाथ में आइसक्रीम लिए सैटर्न बहुत ही खुशी से कार की तरफ बढ़ रही थी। तभी साइड से आने वाला एक तेज रफ्तार ट्रक उसके मॉम और डैड की कार को हिट करके चला जाता है। उसकी सारी खुशियाँ उसकी आंखों के सामने एकदम से बिखर जाती हैं। अब अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न की ग्रैंडमा आई है। इन्हें पता चला है कि सैटर्न के मॉम और डैड दोनों की ही डेथ हो चुकी है। इस दुख से सैटर्न को तो होश ही नहीं रहता। यहाँ के लीगल प्रोसीजर्स के लिए ग्रैंडमा अपनी दूसरी बेटी यानी सैटर्न की आंटी को बुलाती है, जिसके बाद उनका फ्यूनरल रखा जाता है। अब फ्यूनरल पर सबने सैटर्न के बारे में बात की, जो अभी टीनेजर थी और अपने मॉम और डैड के बगैर नहीं रह सकती थी। फैमिली में काफी सारे लोग होने के बावजूद भी कोई भी सैटर्न की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी ग्रैंडमा भी नहीं। ये देखते हुए मटियो को बहुत बुरा लगता है। वो जिसे अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं था, वो उसकी बेटी यानी सैटर्न की जिम्मेदारी लेने का फैसला करती है और सैटर्न से कहती है, वैसे तो मैंने हमेशा तुम्हारी मॉम से नफरत की है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनते ही सैटर्न की आंखों में आंसू आ गए और उसने मटियो के साथ ही रहने का फैसला किया क्योंकि वो अकेली थी जिसने सैटर्न के बारे में सोचा था। फ्यूनरल के बाद सैटर्न अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मटियो के साथ मटियो के घर आ गई। मटियो ने घर खोलते ही सैटर्न को 5 मिनट तक बाहर इंतजार करवाया और फिर घर के अंदर लेकर गई। मटियो के घर में इतना ज्यादा सामान था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था यहाँ पर। मटियो सैटर्न को वॉशरूम, फ्रिज और उसकी रहने की जगह दिखाती है और खुद काम करने में लग जाती है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल की थी जो दरअसल उसकी बॉस भी थी। उसने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने अपनी बहन की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। ये सुनकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हुई क्योंकि मटियो की ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि वो कोई जिम्मेदारी ले। उसके फ्रेंड को तो याद पड़ता था कि जब 3 दिन के लिए उसने अपनी कैट उसके पास रखवाने को कहा था, तब भी मटियो ने मना कर दिया था। खैर, अब पॉइंट ये था कि उसे सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करना था। उसकी बॉस उसे मशवरा देती है कि तुम अपने पुराने फ्रेंड सिंगो से राब्ता करो, वो लॉयर है और उसे सारे प्रोसीजर का पता होगा। खैर, अब अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि मटियो सुबह के वक्त सोती रह गई। सैटर्न को स्कूल जाना था, वो खुद उठकर तैयार हुई, उसने नाश्ता बनाया और फिर मटियो को बताकर वो स्कूल चली गई। स्कूल जाने पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली जो उसके पुराने घर के पास रहती थी। वो उससे उसके मॉम डैड के मरने पर अफसोस कहती है, लेकिन सैटर्न को ये हमदर्दियाँ नहीं चाहिए थी। उसका ये रिएक्शन देखकर उसकी दोस्त डर गई और उसने बताया, आई एम सॉरी, लेकिन तुम काफी दिन से नहीं आ रही थी तो मुझे तुम्हारी मजबूरी टीचर को भी बतानी पड़ी। इतने में ही उनके पास टीचर भी आ गई। सैटर्न को देखकर वो भी उससे हमदर्दी करने लगी और उन्होंने बताया कि मैंने सब बच्चों को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए कोई भी बच्चा तुम्हें तंग नहीं करेगा और पिछला सिलेबस कवर करने में तुम्हारी हेल्प भी करेगा। टीचर की ये बातें सुनकर सैटर्न और ज्यादा टूट गई। उसने टीचर से कहा, सिर्फ चंद महीने रह गए थे स्कूल के मेरे, मैं चाहती थी कि कम से कम मेरी स्कूल लाइफ नॉर्मल गुजरे और आपने वो भी सब खराब कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जब उसे उसकी दोस्त दिखाई देती है, वो उसको भी कहती है, आई हेट यू। वो इस टाइम बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, दुखी थी। वो अपने मॉम डैड के घर चली गई और दरवाजा नॉक करने लगी। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पीछे से उसकी नेबर ने उसे देखकर बुलाया, सैटर्न को लगा जैसे उसकी मॉम है। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये उसकी नेबर थी और तब सैटर्न को होश आया और याद आया कि उसकी मॉम तो मर चुकी है। कौन ही ये अब दरवाजा खोलेगा। वो दुखी अब इधर उधर शहर में घूमने लगी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि मटियो सिंगो से मिल रही है सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करने के लिए। सिंगो जो उसका बॉयफ्रेंड भी था, वो बहुत ज्यादा हैरान था मटियो के इस चेंज से। इन दोनों का ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि मटियो शादी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। वो उससे पूछता है, तुम में इतना बड़ा चेंज कैसे? मटियो बस इतना ही कह पाती है, क्या सैटर्न को देखकर मेरा दिल पिघल गया। यहाँ पर सिंगो मटियो को मशवरा भी देता है कि अभी तक तुमने लीगली सैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया, अगर अभी भी तुम अपने फैसले पे रिग्रेट करो तो तुम बदल सकती हो। लेकिन मटियो ने अपना फैसला कर लिया था, उसे सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करना था। मटियो अब इस मीटिंग को जल्दी जल्दी खत्म करती है और घर आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैटर्न के स्कूल से आने का वक्त हो गया होगा। लेकिन काफी देर अपने घर के बाहर वेट करने के बाद भी सैटर्न जब स्कूल से नहीं आई तो उसका दिल घबराने लगा था। अभी इससे पहले कि वो उसे ढूंढने निकल जाती, सैटर्न भी शाम के वक्त घर वापस आ जाती है। मटियो ने बहुत प्यार से उससे पूछा, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? सैटर्न नहीं बताना चाहती थी आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ। बातों को घुमाते हुए सैटर्न ने उसे कहा, मैं बस आपके घर का रास्ता भूल गई थी। तब मटियो ने कहा,
अच्छा ठीक है, अगली मर्तबा कभी इस तरह लेट हो रही हो या मुश्किल में हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं परेशान हो रही थी। रात होने पर सैटर्न अपने सुबह वाले बिहेवियर से काफी ज्यादा दुखी थी, इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड को कॉल करके सॉरी भी कह दिया। थोड़े दिन लाइफ यूं ही गुजरती रही और फिर मटीयू सैटर्न को उसके पुराने घर लेकर आई। वो चाहती थी कि सैटर्न यहाँ से अपना सारा जरूरी सामान कलेक्ट कर ले ताकि वो परमानेंट मटियो के घर शिफ्ट हो सके। चीजें पैक करते हुए इनकी नजर पिकल पे जाती है। सैटर्न मटियो को बताती है, पहले मुझे पिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी मॉम ने जब ये पिकल बनाया तब के बाद से मुझे पिकल पसंद आने लगे। मटियो ने बताया कि उसे भी पिकल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब सैटर्न ने कहा, आप प्लीज इसे एक मरतबा ट्राई तो करें। सैटर्न के कहने पर जब मटियो ने इसे टेस्ट किया तो वाकई मटियो को भी अब पिकल पसंद आने लगे थे। इसके बाद सैटर्न ने मटियो से पूछा, आप मेरी मॉम से क्यों प्यार नहीं करती थी? वो क्या वजह थी कि आप उनसे नफरत करती थी? हो सकता है मुझे बताने के बाद आपकी नफरत कम होने लगे। सैटर्न की बात के जवाब में मटियो ने कहा, तुम्हारी मॉम से मेरी नफरत कभी कम नहीं हो सकती, और जब उनके जीते जी मेरे दिमाग के ख्यालात नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? सैटर्न बोली, देखिए हर काम ट्राई करने से होता है। पहले आपको पिकल नहीं पसंद था, आपने ट्राई किया, आपको अच्छा लगने लगा, आपका ख्याल बदल गया। मेरे से शेयर करें, शायद मेरे से शेयर करने पर आपके ख्याल बदल जाए। मटियो ने उसे समझाने के लिए उसके हाथ पकड़े और बोली, देखो अचार और जिंदगी में बहुत फर्क है। जैसे तुम्हारी फीकी जिंदगी देखने और सुनने के बाद मैं तुम्हारी तरह फील नहीं कर सकती, इसी तरह तुम भी मेरी अंदर की नफरत को नहीं जान सकती। खैर अब ये लोग वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह सैटर्न की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन सैटर्न ने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी और जब मटियो जागी तो ये देखकर हैरान थी कि अब उसके घर में बहुत सारी स्पेस थी चलने फिरने के लिए और चीजें काफी ऑर्गेनाइज थी। सैटर्न ने उससे कहा, आप टेंशन न ले, ये सारा काम अब से मैं संभाल लिया करूंगी। लेकिन ये सुनकर मटियो को बुरा लगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां सैटर्न पे डाल रही थी। सैटर्न ने तो पहले भी लॉन्ड्री करने की जिम्मेदारी ली हुई थी। तब सैटर्न ने मटियो से कहा, आप टेंशन न ले, ये तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। आज का काम मटियो को बहुत पसंद आया था, इसलिए गिफ्ट के तौर पर मटियो ने सैटर्न को एक डायरी दी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिख सकती थी। रात में मटियो अपनी बॉस को घर पे इनवाइट कर लेती है, जहाँ पहली मर्तबा वो और सैटर्न एक दूसरे से मिल रहे थे और दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफी अच्छी लगी थी। लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। हम देखते हैं कि सैटर्न का अब हाई स्कूल में भी एडमिशन हो गया है। हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सैटर्न और भी अकेला फील करने लगी थी क्योंकि उसकी पुरानी दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए थे यहाँ पर। वो दुखी जब घर आई तो उसने देखा कि उसके घर पे एक लॉयर आया हुआ था जो मटियो से सवाल जवाब कर रहा था। असल में सैटर्न के अकाउंट से 3 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ था, वो भी एक साथ। चाइल्ड ब्यूरो को लग रहा था कि मटियो सैटर्न का हक इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो उसे डांट रहे थे। लेकिन मटियो ने यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी अमाउंट उसने नहीं इस्तेमाल की। शुक्र है सही वक्त पर सैटर्न आ गई और उसने चाइल्ड ब्यूरो को बताया कि असल में वो 3 लाख रुपए मैंने ही इस्तेमाल किए थे। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और इसके लिए मुझे म्यूजिक बनाने वाला एक खास लैपटॉप चाहिए था, इसीलिए वो पैसे मैंने खर्च कर लिए। आई एम सॉरी मटियो, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप भी मॉम की तरह मुझे इतनी महंगी चीज लेने से मना कर देंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उसकी बात सुनकर चाइल्ड ब्यूरो भी शर्मिंदा हो जाता है और मटियो से माफी मांगता है। लॉयर के निकलते ही यहाँ पर सैटर्न की ग्रैंड माँ आ जाती है जो उन दोनों को लंच के लिए बाहर ले गई। यहाँ पर उन्होंने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों की लाइफ ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? दोनों उनको सेटिस्फाइड नजर आई। तब ग्रैंड माँ भी रिलैक्स हो गई और जाने से पहले ग्रैंड माँ ने मटियो को एक एनवेलप दिया जो उन्हें सैटर्न के घर से मिला था। वो उसे कहती है कि जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम यह सैटर्न को दे देना। घर आकर मटियो ने जब वो एनवेलप खोला तो उसमें एक डायरी थी उसकी मॉम की जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था और ये डायरी वो सैटर्न को तब देना चाहती थी जब वो हाई स्कूल में चली जाए, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। मटियो इस डायरी को पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। वो अभी इस डायरी को सैटर्न को नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि सैटर्न को ये डायरी कमजोर कर देगी। इतने टाइम बाद सैटर्न अब अपनी लाइफ में नॉर्मल होने लगी थी। उसने अपने स्कूल में एक म्यूजिक बैंड भी ज्वाइन कर लिया था और वो लोग काफी अच्छे गाने बनाते थे। एक दिन सैटर्न अपने नए गाने के लिए लिरिक्स बनाती है और आकर इसे मटियो को दिखाती है। उसने लिखा तो काफी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी गलतियां थी जिसे इम्प्रूव करने में मटियो ने उसकी हेल्प की। मटियो की हेल्प से वो लिरिक्स इतने अच्छे हो गए थे कि जब सैटर्न ने अपने दोस्तों के सामने वो गाए तो सबको बहुत पसंद आए। इससे सैटर्न बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब सैटर्न ने मटियो की भी लाइफ नॉर्मल करने की ठान ली थी। वो बहुत ज्यादा फोर्स करके मटियो को एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है
जहाँ आज से काफी साल पुराना लिखा हुआ मटियो का नॉवल अभी भी बेस्ट सेलर था। मटियो को लाइब्रेरी में देखकर मटियो के फैंस उससे ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। यहाँ पर मटियो का बॉयफ्रेंड सिंगो भी आया हुआ था, जो उससे ऑटोग्राफ लेने के साथ साथ उससे दोबारा मिलने की भी रिक्वेस्ट करता है और मटियो मान जाती है। मटियो को काफी सालों बाद लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा था और ये सब असैटन की वजह से हुआ था। शाम होते ही मटियो अपने फ्रेंड सिंगो के साथ चली गई, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपनी लाइफ डिस्कस करते उसके बजाय मटियो असैटन को ही डिस्कस करती रही, जिससे जाहिर हुआ कि उसने असैटन की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से ली थी। उसने सिंगो से असैटन की मॉम की डायरी के बारे में भी डिस्कस किया, जिसे अभी तक उसने असैटन को नहीं दिया था। सिंगो ने उसे मशवरा दिया कि तुम उस डायरी को सही वक्त पर असैटन को दे दो। यहाँ अब सीन्स अगले दिन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि असैटन के स्कूल में असैटन के लिखे हुए लिरिक्स को सबने बहुत पसंद किया। यहाँ तक के नोटिस बोर्ड पर भी उसके लिरिक्स को लगा दिया गया। सबने वो पढ़ा और सब बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन असैटन उस तरह ज्यादा खुश नहीं थी। वो कुछ बहुत अच्छा लिखना चाहती थी, जैसे मटियो ने वो नॉवल लिखा था। वो घर आई तो उसने देखा कि आज मटियो से मिलने के लिए सिंगो आया हुआ था। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और उसने दोनों के पास जाकर पूछा, क्या आप दोनों दोबारा एक साथ हो गए हैं? इस बात को टालने के लिए सिंगो उल्टा उससे ही सवाल करने लगा, क्या तुमने तुम्हारी मॉम की दी हुई डायरी पढ़ ली? और ये सुनकर असैटन हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कौन सी डायरी, और यहाँ हमें पता चलता है कि मटियो ने अभी तक असैटन को वो डायरी नहीं दी थी। अब क्योंकि बात खुल ही चुकी थी तो मटियो ने असैटन को उसकी डायरी दे भी दी, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। और इसी चीज को लेकर तो मटियो डर रही थी कि वो दोबारा इमोशनल ना हो जाए। इस टाइम पर असैटन ने मटियो से सवाल किया कि उस दिन आपने मुझे क्यों अपनाया था? तब मटियो बोली, मुझे नहीं पता, उस दिन तुम्हें कोई सामने से अपना नहीं रहा था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपना लेना चाहिए। उसके इन अल्फाजों से असैटन और गुस्सा हो गई और उसने मटियो से कहा, यानी आपने मुझ पे तरस खाया था? आपके पास तो प्यार करने वाली अपनी मॉम और सिंगो भी है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह असैटन स्कूल भी नहीं गई, हालांकि सुबह उसका बोर्ड एग्जाम था। इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम उसने मिस कर दिया था। इसके गुस्से के लिए टीचर ने मटियो को स्कूल बुला लिया और मटियो को उसकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खूब डांटा। लेकिन मटियो ने तो देखा था कि असैटन स्कूल गई थी, उसने स्कूल बंक कर लिया था। टेंशन में अब मटियो जाती है अपनी मॉम के घर, जहाँ उसे पता चलता है कि असैटन भी उससे कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी। मटियो की मॉम ने उसे बताया कि असैटन बहुत ज्यादा उदास और डिप्रेस है, उसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मटियो से सवाल कहती है, मॉम फिर बच्चों को पाला कैसे जाता है? ये सवाल मटियो की मॉम अपने ही ऊपर ले लेती हैं और उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने तुम्हारी परवरिश सही नहीं की? और उनके ये सवाल करते ही हमें मटियो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि मटियो की मॉम तो एक वर्किंग वुमन थी। मटियो को असल में असैटन की मॉम ने यानी उसकी बहन ने पाला था। वो हर टाइम मटियो को डांटती रहती थी कि मटियो कोई काम नहीं करती, कुछ अच्छा नहीं करती, लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाती। उनकी इन्हीं बातों की वजह से वो कभी असैटन की मॉम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई थी और यही वजह थी कि वो आज इंट्रोवर्ट थी। वो अपनी मॉम को ये भी बताती है कि असैटन की मॉम के मरने पे वो ज्यादा दुखी नहीं थी। दुख में अब वो भी यहाँ से उठकर चली गई। वो एक लेक के किनारे पे आई थी जहाँ वो बचपन से आया करती थी और यही हमें दिखाया गया कि असैटन भी इसी लेक के पास आई थी, क्योंकि इसी लेक पर उसकी मॉम उसे लेकर आती थी। उसने दूर खड़ी एक लेडी को देखा जो बिल्कुल उसकी मॉम जैसे लग रही थी। वो भागकर उस लेडी के पास गई तो देखा कि ये मटियो ही थी। मटियो को देखकर हैरानी से उसे पूछती है, आप यहाँ कैसे? तो मटियो उल्टा उससे सवाल कर देती है कि ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें इस टाइम स्कूल होना चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे? असैटन यहाँ उसकी बात को गोल कर देती है और मटियो को बताती है कि उसने अपनी मॉम की वो डायरी नहीं पढ़ी क्योंकि उसे डर लग रहा है, उसमें पता नहीं क्या लिखा होगा। वो यहाँ मटियो को बताती है कि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह नहीं जानती, अभी तो मेरी वो एज आई ही नहीं थी कि जब मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह जानूं, इसलिए मैं उनकी यादों के जरिए उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ। मटियो ने कहा, अच्छा तो तुम क्या जान पाई अपनी मॉम के बारे में? असैटन ने कहा, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, हर चीज अपनी जगह पे रखती थी, उनका घर साफ रहता था, वो खाने भी बहुत अच्छे बनाती थी, वो अपनी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखती थी। ये सुनकर मटियो ने कहा, हाँ इन बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा। बचपन में वो मेरी हर चीज को क्रिटिसाइज करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा लिखा हुआ ड्रामा भी मेरे से बगैर पूछे फाड़कर फेंक दिया। हालांकि मेरे मुताबिक मैंने वो बहुत अच्छा लिखा था। मैं पूरी जिंदगी इसी चीज के लिए उनसे नफरत करती रही, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे नफरत नहीं करती थी, मेरी फिक्र करती थी। अगर वो उस दिन मेरा वो ड्रामा ना फाड़ती तो शायद मुझे बेस्ट सेलिंग नॉवल लिखने की करेज ना मिलती। आज जब तुम स्कूल नहीं गई तो मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी वैसी ही फिक्र हुई जैसे तुम्हारी मॉम को मेरी हुआ करती थी। मैं जिस चीज को पूरी जिंदगी नफरत समझती रही, असल में वो मेरी केयर थी। ये सारी बातें करने के बाद आज मटियो के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत झड़ चुकी थी। इसीलिए अब मटियो और असैटन मिलकर असैटन की मॉम की ग्रेव पर जाते हैं
वहाँ पे फूल रखते हैं और एसेटन अपने मॉम और डैड को याद करके बहुत रोती है और आज मिट्टियो भी उसे पूरी तरह सहारा देती है। वक्त गुजरता है और दिखाया जाता है कि मिट्टियो की वजह से एसेटन की लाइफ वापस नॉर्मल हो गई थी। जिस स्कूल बैंड में उसने हिस्सा लिया था उसकी वजह से वो काफी मशहूर भी होने लगी थी और अब तो उसने अपनी मॉम की डायरी भी पढ़ ली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो एसेटन को कामयाब होता देखना चाहती है और उसकी मॉम की ख्वाहिश के मुताबिक एसेटन वक्त से पहले ही कामयाब हो रही थी। उसकी सिंगिंग वीडियो देखकर मिट्टियो भी बहुत प्राउड फील करती है और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।